साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज इस ऑनलाइन क्लास में देखेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का एक क्वेश्चन आवर। और क्वेश्चन आवर हम हर चैप्टर के बाद लेकर आते हैं जो आपको जो चैप्टर में पढ़ाया जाता है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। साथ ही आपको एक अनुभव मिल जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तैयार हो जाइए आज के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आवर के लिए। और इस क्वेश्चन आवर में हम लोग बात करेंगे सभी मुख्य विषय वस्तु मिट्टी से संबंधित। चूंकि मिट्टी का चैप्टर पूरा हो चुका है, अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो सब लोग तैयार होइए, जागिए नींद से, बिल्कुल अलर्ट होकर के क्वेश्चन आवर को देखिए, बनाइए और लास्ट में अपना अपना स्कोर बताइए ताकि हमको लगे कि जो हम बता रहे हैं वो आपको कितना फायदा दे रहा है और कितना आप कवर अप कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं मिट्टी चैप्टर से आपको 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस 15 क्वेश्चन के द्वारा आपको मिट्टी के क्वेश्चन का स्वरूप, उसका कॉन्सेप्ट, ये सब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। और शुरू करने से पहले आप लोग अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समूह में, हमने कहा है कि इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि ये टीम बड़ा हो सके। और टीम जब बड़ा होगा तो ये क्वेश्चन आवर में और मजा आएगा। और जब क्वेश्चन आवर में आप देखेंगे कि कितना क्वेश्चन किन किन लोगों का सही हो रहा है और मेरा कहां है, तो आकलन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो जल्दी से शेयर कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, निम्न में कौन मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी है? ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लेटराइट मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी और चौथा रेगुर मिट्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये कमीशन में पूछा गया है यूपीपीएससी में। और हम बताए थे जब चैप्टर चल रहा था उस समय। तो इसको देखिए, आप लोग बनाइए और फिर हम इसको समझाते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो सब लोग अपना अपना बनाते रहें और लास्ट में एक साथ आंसर जारी करें। 15 में कितना आया, हर क्वेश्चन का आंसर देना और कमेंट बॉक्स में देना जरूरी है, लेकिन लास्ट में देना बहुत जरूरी है कि 15 में कितना आपका सही हो रहा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का। निम्न में से कौन मिट्टी बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा ध्यान रखना है, ये बेसाल्ट चट्टान की बात किया था हमने कहा था कि बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा बाहर आ जाता है और धरातल पर बिछ जाता है और ठंडा होने पर जमता है तो उससे बेसाल्ट चट्टान बनता है। और बेसाल्ट चट्टान जब टूट फूट होता है तो एक मिट्टी बनती है जिसको काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी का एक नाम ये भी है रेगुर मिट्टी। तो ध्यान रखना है, बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्ट लावा क्या बनाएगा, टूटेगा फूटेगा तो उसके कणों से काली मिट्टी बनेगा और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा ढोकर लाया जाता है। लेटराइट मिट्टी बारिश के कारण जो पोषक तत्व धुल जाते हैं तो उससे बची हुई मिट्टी होती है। लाल पीली मिट्टी ग्रेनाइट या नीच चट्टानों के टूटने से बनता है। तो यहाँ ग्रेनाइट नहीं है, ये क्या है, बेसाल्ट है। तो आंसर जो पहला का है वो क्या होगा, डी होगा। तो पहला का डी तो सभी लोगों का सही होगा, हम उम्मीद करते हैं। और हम हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि आप 15 में 15 करें, 100% स्कोर करें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा गया कि सर्वाधिक नमी धारण करती है। सर्वाधिक नमी, नमी मतलब मॉइस्चर, पानी, वाटर धारण करती है। ए लाल पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो बताएं कि कौन मिट्टी में मॉइस्चर धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो हमने बताया है आपको कि नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है, क्योंकि काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है और उसमें पोरस कण होते हैं, छिद्र होते हैं बहुत ज्यादा, और उस पोरोसिटी के कारण पानी उसमें ट्रैप हो जाता है, फंसता है। और इसलिए हमने कहा था कि इस काली मिट्टी को बिना तैयार करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब इतना मॉइस्चर होता है कि यहाँ हल जोतना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी मिट्टी जैसे है वैसे ही आप कृषि कार्य कर सकते हैं। तो नमी धारण करने की सबसे अधिक क्षमता काली मिट्टी में। तो ध्यान रखना है कि काली मिट्टी में ही सबसे ज्यादा नमी को कंटेन करता। महीनों तक एक बार पानी गिर जाएगा वो छोड़ेगा नहीं पानी को। और यही वजह है कि यहाँ पर कपास की, रसदार फलों की
या कॉमर्शियल क्रॉप व्यावसायिक फसलों की, गन्ना की, केला की, ये सब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। जो दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन के पठार के एरिया में, महाराष्ट्र गुजरात मेन सेंटर है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो तीसरा क्वेश्चन एक मिट्टी के विस्तार से, और मिट्टी है लेटराइट। कह रहा है लेटराइट मिट्टी मिलती है, और 4 राज्य का नाम दिया। लेटराइट मिट्टी मिलती है, पहला बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब, चौथा महाराष्ट्र। कहां मिलेगी? इन चारों राज्यों में। तो ऑप्शन के हिसाब से सोचना। और लेटराइट हमने कहा था कि लेटराइट मिट्टी की जब बात आती है तो हमने कहा था कि लेटराइट वहीं होता है जहां अत्यधिक वर्षा होता है। वैसा कोई भी क्षेत्र जहां ज्यादा वर्षा होगा तो वर्षा अधिक होगा, तो पानी के साथ मिट्टी के कण धुल जाते हैं, और धुलते हैं तो जो बेजान मिट्टी बच जाती है उसी को लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। तो हमने बताया था अधिक वर्षा वाला 200 सेंटीमीटर से दी, और अधिक वर्षा वाला जोन जो है हमने पढ़ा है ये भारत है, और भारत का ये पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत के ये पश्चिमी ढाल जो है ये अधिक वर्षा वाला। तो मुख्य रूप से यहीं पर लेटराइट मिट्टी का विस्तार हमने बताया, जिसमें सबसे ज्यादा केरल के मालाबार तट में, महाराष्ट्र में, गोवा में, ये सब कर्नाटक में, ये सब क्षेत्र, लेकिन सबसे ज्यादा केरल में और यहाँ महाराष्ट्र में। यहाँ पर बिहार, हरियाणा, पंजाब ये दोनों तो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये साधारण वर्षा वाला क्षेत्र है। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में केरल के बाद यही है, तो आंसर क्या होगा? लेटराइट मिट्टी कहां मिलेगी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो तीसरा का आंसर महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के बाद होश पूर्वक तैयारी करना है, बेहोशी में नहीं करना। और बेहोशी में अक्सर करेंगे तैयारी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और कॉन्सेप्ट का एक जो खाका दिमाग में होना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान रखें। अब आगे चलें, अब चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है क्लास में। कहा गया है कि गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है या मिट्टी कहलाती है। क्या दिया गया है? गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो कछारी मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन क्या है? भब्बर प्रदेश, खादर, रेत, बांगर। तो हमने उत्तर के विशाल मैदान में 5 तरह के प्रदेश की चर्चा किया, और पांचों जो है वो उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। नदियों द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है उसको कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि वो जमा करके आगे बढ़ती है। तो जमाने के दौरान मिट्टी अलग अलग रूप में बनती है, कहीं नई है, कहीं पथरीला इलाका है, कहीं सिंचाई के द्वारा मिट्टी बनाई गई है, और कहीं पुरानी मिट्टी है जो कछारी पुरानी पहले जमा कर दी गई हो। तो यहां बात किया जा रहा है क्वेश्चन में पुरानी कछारी मिट्टी का, और पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भब्बर, खादर, रेत या बांगर। तो हमने बताया है, आपको याद होगा कि भब्बर प्रदेश पथरीला प्रदेश है, जो नदियां जहां से शुरू होती है वहीं पर ये होता है, पर्वत के बिल्कुल नजदीक। खादर प्रदेश जहां मिट्टी हर साल बिछाई जाती है पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा, तो ये नई वाली है। रेत प्रदेश जो सिंचाई के कारण मिट्टी में नमक की मात्रा मिल जाती है तो रेत कहलाता है, जो नॉर्मली नहरों से सिंचाई से होता है। और बांगर जहां पर मिट्टी पहले कभी बिछाई गई हो, पुरानी हो चुकी हो, और दोबारा वहां पानी अब नहीं पहुंच रहा हो, तो यही है पुरानी कछारी मिट्टी। अर्थात पुरानी कछारी मिट्टी का ही दूसरा नाम बांगर मिट्टी भी है या बांगर प्रदेश भी है। तो ये ध्यान रखना, इस सब क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में मतलब कमीशन के एग्जाम, और ये सब आपको बताया गया। हम सब क्वेश्चन कुछ प्रीवियस वर्ष दिए हैं आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कि ऐसा ही सवाल पूछता यूपीपीएससी में, बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, सब में पूछा। बाकी कुछ क्वेश्चन हम अपने मन से भी दिए हैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो देख रहे हैं कि जो पढ़ाया गया वही एग्जाम में पूछा जा रहा, तो इसको ध्यान दें। अब आगे चलें तो 5वां सवाल है, और 5वां सवाल कहता है नमी धारण करने की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? नमी धारण करने की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए है बलुई दोमट, दोमट बालू, दोमट या सभी। तो दोमट मिट्टी हम बताए थे, और दोमट मिट्टी हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये भी पूछा गया है, ये ध्यान रखना। और एक पूछा है
उत्तराखंड पीसीएस में, तो उत्तराखंड का पीसीएस का एग्जाम में सवाल पूछा गया है। बीपीएससी में दोमट मिट्टी के बारे में पूछा गया है, तो सब एग्जाम में पूछता है और सब पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखना है, कमीशन के जो बीपीएससी की हम बात करते हैं बार बार, तो उसी बीपीएससी को फोकस करके ये सवाल आपके सामने रखा गया है। तो कुछ हमने कहा था कि क्वेश्चन मैंने कुछ प्रीवियस ईयर से दिया है आपको, ताकि बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, विश्वास हो जाए कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, और कुछ ज्यादा पढ़ने की या और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहां पर कह रहा है नमी धारण करने की क्षमता, तो यह ध्यान रखना है कि दोमट मिट्टी के बारे में बताया गया था। दोमट मिट्टी के बारे में बताया गया था कि यह मिट्टी तो सबसे पहले गेहूं के लिए बहुत उपयोगी है, मतलब रबी फसलों को ज्यादा नमी नहीं चाहिए। ज्यादा नमी दे देंगे तो फसल ही खराब हो जाए। जैसे धान में पूरा नमी चाहिए, पूरा पानी चाहिए, तब तक वो नहीं होगा, पानी उसको चाहिए ही चाहिए, गेहूं को नहीं चाहिए, इसलिए दोमट सबसे उपयुक्त है। और दोमट हमने कहा था कि इसमें बालू और मिट्टी, क्ले जिसको कहते हैं, ये कण बराबर होता है, जिसमें 40% बालू और 40% मिट्टी और बाकी 20% में गाद होता है। गाद मतलब गंदगी, अवशेष, जैविक पदार्थों की मात्रा। तो इस प्रकार से 100% मिला देंगे तो दोमट कहलाएगा। लेकिन इस दोमट में बालू जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही उसमें नमी को कंटेन करने की क्षमता कमती चली जाए, क्योंकि बालू का कण क्रिस्टल फॉर्म में होता है, रवा होता है, दानेदार होता है, और वो चट्टान का पार्ट है, टूटा नहीं है पूरा, इसलिए नमी को कंटेन नहीं कर सकता। और इसलिए ध्यान रखना है कि बालू जैसे जैसे बढ़ेगा नमी धारण करने की क्षमता घटती चली जाए। और जब बालू ज्यादा हो जाता है दोमट मिट्टी में, तो इसी दोमट मिट्टी का नाम बलुई दोमट होता है। तो यहां पर नमी धारण करने की सबसे कम क्षमता किसमें, तो बलुई दोमट, दोमट बालू, दोमट या सभी। तो याद रखना है किसको, बलुई दोमट। बालू ज्यादा है, रवा क्रिस्टल ज्यादा है, और क्रिस्टल ज्यादा होगा तो पानी को कंटेन नहीं करेगा। तो ये 5वां सवाल। 6ठा सवाल की तरफ चलें। कह रहा है पर्वत पर निम्न ऊंचाई में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पर्वत पर, माउंटेन एरिया में, हिमालय में, असम के क्षेत्र में, जहां भी पर्वतीय क्षेत्र है वहां की बात हो रही है। पर्वत पर निम्न ऊंचाई में, लो लैंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पहला है भूरी मिट्टी, दूसरा है पॉडजोल मिट्टी, तीसरा है अल्पाइन मिट्टी, और चौथा है सभी मिट्टी। तो पर्वत पर हमने पर्वतीय मिट्टी या निर्माणाधीन मिट्टी की बात किया था, या इसी को हमने नाम दिया था जंगली मिट्टी। तो जंगली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या निर्माणाधीन मिट्टी, तीनों एक ही है। और हमने कहा था कि पर्वत में जोन वाइज ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण है। एक है निम्नवर्ती क्षेत्र में, एक है मध्यवर्ती क्षेत्र में ऊंचाई वाले। हमने कहा था ये 1000 से 2000 के बीच औसत लेकर के, ये 2000 से 3000 के बीच, और ये हमने कहा था 3000 से अधिक। तो यहां 3 तरह की मिट्टी, यहां भूरी मिट्टी, यहां पॉडजोल मिट्टी, और यहां अल्पाइन मिट्टी, ये सब बताया गया आपको। और आपको पूछा है निम्नवर्ती, निम्न वाला भाग, निम्न वाला भाग में कौन मिट्टी, तो भूरी मिट्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा 6ठा का, तो 6ठा का आंसर ए होगा। तो ध्यान रखना इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉडजोल, अल्पाइन, भूरी मिट्टी, ये सब एग्जाम में पूछा जाता। अब यहां आगे चलें, 7वां क्वेश्चन देखें, और ये भी सैकड़ों बार पूछा गया हर एग्जाम में। कह रहा है पौधे के उत्पादन संबंधित मृदा का अध्ययन कहलाता है। पौधे के उत्पादन संबंधित मृदा का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है पेडोलॉजी, दूसरा इडेफोलॉजी, तीसरा पेट्रोलॉजी, चौथा कोई नहीं। क्या पूछ रहा, पूछ रहा है कि एक मिट्टी का अध्ययन हम पौधे के उत्पादन से जोड़कर करें, कि किस मिट्टी में उत्पादन ज्यादा होता है, कम होता है, कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। इस संदर्भ में जब अध्ययन होगा तो मिट्टी का अध्ययन कहलाएगा पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, पेट्रोलॉजी, कोई नहीं। तो यहां 3 टर्म है और 3 विज्ञान है। जब नॉर्मली हम मिट्टी के संरचना और बनावट के अध्ययन करें तो पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन ही पेडोलॉजी कहलाता है। दूसरा कि जब हम कृषि कार्य के संबंधित जोड़ करके मिट्टी का अध्ययन करें, उत्पादन को लेकर के, तो डेट इज कॉल्ड इडेफोलॉजी। और पेट्रोलॉजी, पेट्रो मतलब ही चट्टान होता है, तो चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी।
तो ये ध्यान रखना है, तीनों तीन तरह का विज्ञान। और आपसे पूछा है पादप संबंधित, तो पौधे संबंधित अध्ययन जब करेंगे तो हमने बताया था क्लास में कि तब यह अध्ययन क्या कहलाएगा, इडेफोलॉजी कहलाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, बी होगा। तो 7वां का आंसर बी, एकदम ध्यान रखना है। पेडोलॉजी नॉर्मली मिट्टी का अध्ययन, पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन, रॉक्स का अध्ययन, और इडेफोलॉजी मिट्टी का ही अध्ययन किससे जोड़ करके, पौधे के उत्पादन से संबंधित तथ्यों को जोड़ करके जब अध्ययन करेंगे तब। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वां की तरफ चलें तो कहता है भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है डैश। द क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है डैश, कौन सी मिट्टी। ऑप्शन दिया है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, यही आंसर। तो ध्यान रखना है कि आपको 4 ऑप्शन जो दिया गया उसमें दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल चुनना। तो हमने सब कुछ को बताया है और हमने कहा था कि 4 मिट्टी के क्षेत्रफल पर जरूर ध्यान रखें। उसका ट्रेंड कभी पूछेगा, कभी पहला पूछेगा, कभी दूसरा पूछेगा, कभी तीसरा पूछेगा, कभी चौथा पूछेगा। तो ट्रेंड ध्यान रखना। और मिट्टी का क्षेत्रफल के हिसाब से विस्तार देखेंगे तो क्षेत्रफल का विस्तार पर जब नजर डालेंगे तो ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के विस्तार पर पहला नंबर पर भारत में कौन आता है, जलोढ़ आता है। दूसरा नंबर पर लाल पीली मिट्टी आता है, तीसरा नंबर पर काली मिट्टी आता है, और चौथा नंबर पर लेटेराइट मिट्टी आता है। तो ये ध्यान रखना क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। हमने कहा था कि अगर लाल पीली में पीला को हटा देंगे तो काली सेकंड पर आ जाएगा, लाल थर्ड पर आ जाएगा, लेकिन यहां ऑप्शन में लाल पीली को मिला कर दिया हुआ। तो यहां देखें 1 नंबर पर कौन है, जलोढ़ है, 2 नंबर पर लाल पीली, 3 नंबर काली, और चौथी पर लेटेराइट। तो इस हिसाब से आपको जो पूछा है सेकंड वाला पूछा, दूसरा, तो चारों को ध्यान रखना है। आप चारों जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। कभी तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में पूछ देगा बीपीएससी वगैरह में, तो ध्यान रखना है। तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, लाल पीली मिट्टी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर सिर्फ लाल होता तब फिर मिट्टी काली आ जाती सेकंड नंबर पर। तो ध्यान रखना है, अलग अलग तथ्यों में, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, बुक में अलग अलग रूप में दिया गया, लेकिन आपको हमने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया कि लाल पीली जोड़ कर देगा तो सेकंड पे इसको मानेंगे, अगर अलग हटा कर देगा तो काली सेकंड पर आ जाएगा और लाल थर्ड पर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। 7वां नंबर, 8वां नंबर हो। अब 9वां नंबर चलते हैं, और 9 नंबर जो सवाल है वो ध्यान दें क्या कह रहा है। 9वां नंबर जिससे कुछ तथ्य आपको जोड़ करके पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 9वां नंबर है, और 9वां कह रहा है कि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हमने मिट्टी का वर्गीकरण किया था अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर, अलग अलग तथ्यों के आधार पर, और इसमें जो पूछ रहा है कि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कितना होता है, तो वर्षा का जो वितरण है उसको हमने 4 भाग में बांटा है। पढ़ेंगे आगे, वर्षा जो आने वाला है अगला चैप्टर, तो अगला चैप्टर जब वर्षा आएगा तो हम उसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्षा क्या होता है। तो यहां पर होता है सर्वाधिक वर्षा, एक सर्वाधिक है, एक है साधारण वर्षा, एक है कम वर्षा, और एक है सबसे कम वर्षा। यही 3 वर्षा का जोन। सर्वाधिक वर्षा जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, साधारण वर्षा जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो, और कम वर्षा जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो, और सबसे कम जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता हो। तो यही 4 जोन होता। अब यहां ध्यान रखना है कि सबसे कम वर्षा यह है 50 सेंटीमीटर से कम वाला, और 50 सेंटीमीटर से कम वाला जो वर्षा होता है वो क्षेत्र मरुस्थल होता है। मरुस्थल या इसको शुष्क क्षेत्र कहते हैं, ड्राई एरिया। तो डिजर्ट एरिया है शुष्क एरिया, और मरुस्थल में जो मिट्टी मिलती है उसको मरुस्थलीय मिट्टी या बलुआई मिट्टी कहते हैं, डेजर्टी सॉइल या सैंडी सॉइल। तो यहां पर कह रहा है क्या, सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र,
और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र को लेंगे तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लेटराइट पाई जाएगी। लेटराइट तो सबसे अधिक में पाया जाता है। जलोढ़ को वर्षा से लेना, नदी से। बलुई मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी विशाल चट्टान से बनती है, तो यहां आंसर क्या होगा? मरुस्थलीय नहीं दिया लेकिन बलुई दिया है, तो आंसर क्या होगा? सी, बलुई मिट्टी। ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन एक पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है समान फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान उपयुक्त होता है। ये ध्यान रखना, समान फसल के लिए, जैसे धान, गेहूं, ये सब है, ये नॉर्मल फसल। और इसके लिए पीएच मान पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है 3 से 4, 9 से 10, 2 से 3, 6 से 7। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो अब इसको आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 10 नंबर। बनाते चलें और अपना आंसर को कलेक्ट करते चलते हैं। लास्ट में जरूर बताएं अपना अपना स्कोर। बहुत लोग बताते नहीं दूसरा की कि क्वेश्चन आवर में लोग भाग ही नहीं लेते। सब लोग इंटरटेन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास में। तो ऑनलाइन एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक है, मूवी है, बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स हैं और बहुत सारे ऐसे कॉमेडी वीडियो आपको उपलब्ध हैं जो आप देख सकते हैं। पढ़ाई के दौरान चीजों पर ध्यान रखें कि हम वो गुणवत्ता की पढ़ाई करें जो हमारे पढ़ाई को शॉर्ट करे, जल्दी से जल्दी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये नहीं कि इंटरटेन करते रह जाएं और मेरा समय निकल जाए और फिर हम जो एग्जाम सामने होने वाला है वो उसमें चूक जाए। तो बिल्कुल पढ़ाई को पढ़ाई के नजरिए से देखें और एकदम होशपूर्ण पढ़ाई करें, एकदम जीवंत जिंदा दिल तरीके से, जुनून होकर। तो ध्यान दें, कह समान फसलों के लिए मिट्टी का पीएच मान उपयुक्त होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल फसल जितना है, समान फसल के लिए एक कंडीशन लगा होता है कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो न तो ज्यादा अम्लीय हो और न ही ज्यादा क्षारीय हो। ये दोनों ही समान फसल का कंडीशन। ज्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए और ज्यादा क्षारीय नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम सेंटर पार्ट में, बीच में ऑप्टिमम होना चाहिए, जिसको उदासीन भी मान सकते हैं। हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय चल सकता है, लेकिन ज्यादा अम्लीय और ज्यादा क्षारीय समान फसल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। अगर अम्लीय और क्षारीय की बात अलग अलग फसलों के लिए वैसा है, लेकिन समान फसल में ऐसा नहीं। अब यहाँ पीएच मान 3 से 4 दिया, क्या होगा? बहुत अम्लीय होगा। 9 से 10 बहुत क्षारीय होगा। 2 से 3 बहुत अम्लीय होगा और 6 से 7 हल्का क्षारीय होगा या हल्का अम्लीय होगा। क्योंकि 7 और 6 बिल्कुल बॉर्डर पर है। 7 जो होता है पीएच मान उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 के इधर जाएं तो अम्लीय हो जाता है, कम की तरफ, और 7 से ऊपर चले जाएं तो ये क्षारीय हो जाता है। मतलब 7 के आसपास रहेगा तो ये समान फसलों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा। और इस हिसाब से समान फसल के लिए जो आंसर होगा ये यही होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो 6 से 7 होना चाहिए अगर आप नॉर्मल समान कृषि कार्य करना चाहते हैं खाद्यान्न फसलों का। तो ये हो गया 10 नंबर। अब चलते 11 नंबर और देखते हैं। कह रहा है चाय का उत्पादन किस मिट्टी में अधिक होता है? चाय का उत्पादन किस मिट्टी में अधिक होता है? ऑप्शन है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, कोई नहीं। उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या कोई नहीं। किसके लिए पूछा है? चाय के लिए। चाय एक स्पेशल फसल है, कैश क्रॉप है, पेय फसल है, ड्रिंकिंग क्रॉप्स के रूप में देखा जाता। और चाय आपको पता होगा कि चाय जो हम उत्पादन करते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में करते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी अभी हमने पढ़ा, उस पर्वतीय मिट्टी का गुण है कि पर्वतीय मिट्टी अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर है इसका मेन नेचर। और अम्लीयता रहेगा तो चाय की खेती बहुत अच्छी होगी। और इसी के चलते पर्वतीय क्षेत्र में ही चाय का उत्पादन होता है, सीढ़ीनुमा खेती करके, सोपान कृषि करके। तो ये ध्यान रखना है। तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। और अम्लीय मिट्टी ही चाहिए किसके लिए? चाय के उत्पादन के लिए। तो ये ध्यान रखना है, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय कौन? तो अम्लीय। ये ध्यान रखना। अब आगे चलें और 12 नंबर की बात कर रहे हैं। तो 12 नंबर क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और 12 नंबर कहता है कि मिट्टी के अपरदन को बढ़ावा देता है।
मिट्टी के अपरदन को बढ़ावा देता है। और हमने आपको बताया था अपरदन क्रिया को बढ़ावा देने वाले कारक और उसको नियंत्रित करने वाले हमारी क्रियाएं जो उसको नियंत्रित करती है। कारक क्या क्या है? तो वनों का कटाव, झूम की खेती, चारागाह की कमी और चौथा सभी। पहला है वनों का कटाव, दूसरा झूम की खेती, तीसरा चारागाह की कमी और चौथा सभी अपरदन क्रिया को बढ़ावा। हमने बताया था आपको कि अपरदन जो है इरोजन, इसको मिट्टी का रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्रीपिंग डेथ, ये हमने कहा था। ये मरेगी मिट्टी अगर अपरदन को रोका नहीं गया। और इसलिए हमने कहा था कि यही वजह से हम अपरदन को स्टडी करते हैं कि अपरदन किस प्रकार हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जब ये पता चल जाता है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं कि क्या करें कि रुक जाएगा। अब यहां पर हमने कई कारण बताया था, तो यहां पर पहला ऑप्शन है वनों का कटाव, तो बढ़ाएगा अपरदन कि नहीं बढ़ाएगा? तो वनों कटाव निश्चित बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहा था कि वृक्ष जो होता है वो मिट्टी को पकड़ता है अपने जड़ों के माध्यम से और कटने नहीं देता। अब वन ही हटा देंगे तो जड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी धुलेगा। झूम की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था कि झूम की खेती बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरीय कृषि, जिसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में इसको दीपा या बेबर कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम की खेती कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। हमने कहा था कि आदिवासी लोग ये काम बड़े पैमाने पर करते हैं, जंगलों को काटते हैं, कृषि कार्य करते हैं और फिर उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जब जंगल काट दिया, मिट्टी कटेगी, अपरदन क्रिया को बढ़ावा मिलेगा। हमने कहा था चारागाह का कमी अभाव होगा और नॉर्मल लैंड पर अगर जानवरों को चराया जाएगा तो ये भी मिट्टी के कटाव में मदद करेगा और अपरदन क्रिया बढ़ेगा। मतलब ये तीनों कारक मिट्टी के अपरदन क्रिया को बढ़ावा दे रहा है, अर्थात आंसर डी सही हो। तो 12 का क्या हो गया? डी। ये ध्यान रखना। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने चर्चा किया था जब क्लास ले रहे थे। हमने कहा था मिट्टी से संबंधित क्रियाओं को पढ़ते समय, जिसमें अपक्षय, अपरदन, अनाच्छादन, अपवाहन, निक्षेपण सब पढ़ा हमने। परत अपरदन, अवैधिक अपरदन सब पढ़ा। अब यहां कह रहा है कि इनमें से कौन स्थैतिक क्रिया है? तो स्थैतिक क्रिया, स्टैटिक प्रोसेस, एक जगह पर होने वाली क्रिया। ऑप्शन में है अपक्षय, अपरदन, अनाच्छादन, अपवाहन, ये सब बताया गया। तो हमने कहा था स्टैटिक और डायनेमिक, एक गत्यात्मक क्रिया जो गति के साथ होता है और स्टैटिक क्रिया जो एक जगह रुक कर होता है। और हमने कहा था कि मिट्टी के प्रोसेस में एक जगह तक पर रुक करके होने वाली क्रिया, अगर चट्टान ऐसे और चट्टान अपनी जगह पर टूट फूट होकर यहां टूटने फूटने लगे, जहां है वहीं पर, तो इस क्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है, इरोजन, बेदरिंग। इसको क्या कहते हैं? बेदरिंग, अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय सबसे बड़ा कारक है किसी चीज के डिटोरिएशन का, टूटने फूटने का। तो ध्यान रखना है कि अपक्षय क्रिया एक जगह रुक कर होता है, इसलिए अपक्षय को स्थैतिक प्रोसेस कहते हैं। जबकि अपरदन मूवमेंट के साथ होता है, इसी को ढोकर ले जाएगा तो अपरदन का अनाच्छादन, दोनों को मिलाकर क्रिया। और वहां हमने कहा था हवा के द्वारा धूल कण या बालू के कणों को उड़ाकर ले जाए और गड्ढा हो जाए तो अनाच्छादन नहीं, अपवाहन। मतलब यहां भी पवन के मूवमेंट से संबंधित, यहां मूवमेंट से लेना नहीं, जहां है वहीं पर टूट फूट हो रहा, तो जहां वहीं पर टूट फूट होगा तो उस क्रिया को अपक्षय कहें। तो तेरा का आंसर अपक्षय। 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया एग्जाम, कह रहा है कि बैड लैंड टोपोग्राफी का कारण है, बैड लैंड टोपोग्राफी का कारण है। तो बैड लैंड टोपोग्राफी क्या होता है ये हमने बताया है आपको, मतलब लैंड का खराब हो जाना और ऐसे होना स्थलाकृति का निर्माण कि वो मिट्टी किसी भी कार्य के लिए न बचे, ना तो वहां कोई डेवलपमेंट कार्य हो सके, न ही कोई विकास का कार्य कर सके, न रेलवे ट्रैक बिछा सके, न सड़कें बना सके। अगर ऐसा कटाव हो गया तो डेट इज कॉल्ड बैड लैंड टोपोग्राफी। उबड़ खाबड़ लैंड को ही बैड लैंड कहते हैं, कोई प्लेन एरिया नहीं जहां पर आप कोई काम कर सके। तो बैड लैंड टोपोग्राफी कभी कभी अंग्रेजी टर्म ही देता, और बैड लैंड टोपोग्राफी को साधारण फॉर्म में हम लोग बीहड़ कहते हैं। बहुत सारे बीहड़ की बात हमने किया है क्लास में।
तो ये बीहड़ के बारे में पूछा है, कह रहा है का कारण है परत अपर्दन, अब नलिका अपर्दन, अपक्षय या सभी, क्या है? तो कौन कारण है जो बैड लैंड टोपोग्राफी को क्रिएट करता? तो एक तो चीज है कि कटाव हो रहा था, अपर्दन तो होगा, लेकिन परत अपर्दन ने कहा था कि क्या होता है, तो प्लेन रूप में कटाव होता है। जो लैंड है एक तरह से कटेगा, तो एक तरह से कटेगा तो कहेंगे परत अपर्दन, पूरा समतल कटेगा। और एक लैंड ऐसे हो और कटाव करें, और कटाव इस रूप में करें कि लैंड ऐसे ऐसे हो जाए, उबड़ खाबड़ हो जाए, कहीं गड्ढा हो जाए, कहीं उबरा हो रह जाए, कहीं गड्ढा हो जाए, कहीं उबरा रह जाए, तो ऐसे पर्दन को कहेंगे क्या, अवनलिका पर्दन। जो नदियों के बहाव के क्षेत्र से होता है, चंबल नदी के बहाव से चंबल का बीहड़ बन गया। तो ध्यान रखना है कि अवनलिका अपर्दन हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि बहुत हानिकारक है आर्थिक दृष्टिकोण से, और यही बैड लैंड टोपोग्राफी का कारण माना जाता है, जिसको गली इरोजन कहते हैं, ये सीट इरोजन। तो ध्यान रखना है। तो 14 का आंसर बी। अब 15 और लास्ट सवाल है आज का इस टॉपिक का, कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, हमने कहा था कि विश्व मृदा दिवस की शुरुआत की गई 5 दिसंबर को, और उसी को जब शुरुआत हुई तो भारत में जो नई सरकार बनी थी, मिट्टी की महत्ता को समझते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की एक योजना शुरू किया। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन है 2014, 15, 16, 17। तो ध्यान रखना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत राजस्थान के बीकानेर से की गई थी, और राजस्थान के बीकानेर से शुरू हुआ था, ये शुरुआत फरवरी 2015 से हुआ था। मोदी जी की सरकार बनी थी 14 में, और 15 में विश्व मृदा दिवस के सपोर्ट के तौर पर भारत अपने क्षेत्र में एक नया योजना लाया, और इस मृदा कार्ड का एक नारा दिया, स्वच्छ धरा खेत हरा, जो एक इंपॉर्टेंट योजना है मिट्टी के महत्ता को देखते हुए मिट्टी को बचाने के लिए। तो ध्यान रखना है, कहां से शुरू हुआ, तो राजस्थान के बीकानेर से, यहीं से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, और आज पूरे भारत में ये योजना लागू है। आप कहीं भी जाकर के अपने ब्लॉक में अपने मिट्टी का स्वास्थ्य चेकअप करा सकते हैं, और उसके द्वारा आपको गाइडलाइन मिलता है कि आप क्या करना है, कौन सा कृषि होगा, ये मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो ये जो 2015 फरवरी में हुआ, मतलब आंसर बी होगा। तो यही था 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें 7 क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, बाकी हमने खुद जो पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो पढ़ाए हैं उसके हिसाब से बिल्कुल आसानी से 15 में 15 ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, अपना अपना स्कोर जारी कीजिए, और जितना आए उसमें संतोष कीजिए, और आगे पढ़ाई को इंप्रूव करने पर ध्यान दीजिए। तो जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें, और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहें, भटके नहीं। तो इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन अवर यहां कंप्लीट होता है। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए विषय के साथ। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।